गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के भाग 11, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे प्रविवरण। प्रविवरण का अर्थ, उसका उद्देश्य, उसकी आवश्यकता क्यों है एवं प्रविवरण में भूल, असत्य, कपट एवं के परिणाम क्या हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये हम लास्ट चल रहे हैं इसमें, तो देखिए ये हमारा लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने क्या क्या ज्ञात कर लिया है, तो हमने व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के अंतर्गत हमने क्या क्या जाना था। तो एकल स्वामित्व का आशय, उसका परिभाषा, एकल स्वामित्व, ठीक है। फिर संयुक्त हिंदू परिवार का पढ़े थे। फिर हमने साझेदारी को समझा। साझेदारी के बाद हमने सहकारी समिति को भी अर्थ ज्ञात किया। फिर कंपनी को ज्ञात किया। फिर प्राइवेट कंपनी एवं पब्लिक कंपनी को जाना। प्रवर्तन, पार्षद सीमा नियम एवं अंतर नियम को अध्ययन किया। अब इसमें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं हम लोग प्रविवरण। तो देखिए प्रविवरण है क्या, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रविवरण का आशय। तो देखिए एक सार्वजनिक कंपनी को निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए उनको प्रमाण पत्र तो प्राप्त हो गया, ठीक है। अब उसके बाद उनको क्या करना पड़ता है, पूंजी की आवश्यकता पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि पूंजी की व्यवस्था के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है और इस आमंत्रण हेतु कंपनी की एक संक्षिप्त जानकारी भी जनता को प्रेषित करनी पड़ती है। इस प्रकार अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन हेतु आमंत्रण पत्र के साथ साथ कंपनी की संक्षिप्त जानकारी को मिला जुलाकर रूप प्रविवरण कहलाता है, ठीक है। यह एक वैधानिक शब्द है, किंतु इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम में किया गया है। संशोधन अधिनियम 1974 के अनुसार अब जनता से निक्षेप आमंत्रित करने वाले निमंत्रण को भी प्रविवरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रविवरण या प्रविवरण पत्रिका से आशय ऐसे विवरण पत्र या सूचना प्रपत्र, विज्ञापन अथवा अन्य प्रलेख से है जो निगमित संस्था के अंशों या ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है, ठीक है। देखिए इसी में परिभाषा है टॉमहम एवं टॉमहम के अनुसार। तो देखिए तो विवरण पत्र से आशय ऐसे परिपत्र से है जो प्रवर्तकों द्वारा कंपनी के निगमन के पश्चात उसके अंशों को खरीदने के लिए जनता को प्रेषित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। अब इसकी विशेषताओं में बोला जा रहा है तो यह एक प्रलेख होता है, यह लिखित होता है क्योंकि इसके विभिन्न रूप होते हैं, यह जनता के लिए प्रस्ताव होता है, निगमन अनिवार्य होते हुए भी विशिष्ट दशाओं में छूट का क्या है, प्रावधान है। अब देखिए इसकी आवश्यकता, तो प्रत्येक पब्लिक कंपनी के लिए विवरण पत्रिका तैयार करना एवं प्रकाशित करना क्या है, अनिवार्य है। यदि कोई पब्लिक कंपनी प्रविवरण प्रकाशित नहीं करती है तब उसे स्थापना प्रविवरण तैयार करना पड़ेगा और पंजीयक के पास संदर्भ हेतु रिकॉर्ड के लिए भेजना पड़ेगा। अब देखिए प्रविवरण में दी जाने वाली बातें कौन कौन से हैं, तो कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची दूसरा भाग 1, 2 एवं 3 के अनुसार बोला जा रहा है कि प्रविवरण में कंपनी के उद्देश्य का विवरण हो, इसके साथ ही सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम एवं पतों का भी विवरण हो, अंशों के संबंध में उसकी पूर्ण जानकारी हो, निदेशकों के प्रबंध निदेशक का पूर्ण विवरण हो, अभिगोपकों के नाम तथा उनकी आर्थिक दशा का भी विवरण हो, अंकेक्षकों का विवरण, आर्थिक नाम एवं पते की जानकारी हो। अधिनियम की द्वितीय अनुसूची भाग 2 के अंकेक्षक तथा लेखापालकों का भी प्रतिवेदन होता है एवं प्रविवरण कंपनी का अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसमें कंपनी की समस्त जानकारी संक्षिप्त में दी जाती है। अब इसी में बोला जा रहा है प्रविवरण के उद्देश्य। तो देखिए अंशों एवं ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करना एवं क्रय करने की शर्तों पर आम जनता को अवगत कराना एवं कंपनी के उत्तरदायित्व को निर्देशक बोर्ड स्वीकार करते हैं, इस घोषणा से आम जनता को अवगत कराना। अब क्या प्रविवरण का निर्गमन अनिवार्य है, देखिए इसमें एक प्रश्न उठता है, क्या प्रविवरण निर्गमन का अनिवार्य रूप है। तो देखिए प्रविवरण निर्गमन न ही अनिवार्य है न ही आवश्यक है। इस संबंध में निम्न प्रावधान बताए गए हैं, तो वो है कि प्राइवेट कंपनी को प्रविवरण पत्र का निर्गमन करना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि एक अंश वाली पब्लिक कंपनी को प्रविवरण पत्र निर्गमित करना आवश्यक है, क्योंकि प्रविवरण के बिना पूंजी की प्राप्ति नहीं की जा सकती। किंतु 56 के अनुसार निम्न दशाओं में एक पब्लिक कंपनी को प्रविवरण निर्गमन करना अनिवार्य नहीं होता है।
ठीक है। जब अंश पत्र या ऋण पत्र विद्यमान अंशधारी या ऋण पत्रधारी निर्गमित किए जाते हैं तब इसकी आवश्यकता पड़ती है, या तो यदि आवेदन पत्र किसी ऐसे व्यक्ति के यथार्थ आमंत्रण के संबंध में निर्गमित किया गया हो तो अंशों अथवा ऋण पत्रों के लिए कंपनी के साथ अभिगोपन की सुविधा होती है। तो ये सब क्या हो गया हमारा प्रविवरण के उद्देश्य। अब देखिए इसी में है प्रविवरण में भूल, असत्य, कथन एवं कपट के परिणाम। तो देखिए भूल से आशय क्या बोला जा रहा है, तो ऐसा विवरण या कथन जिसे जानबूझकर गलत ढंग से प्रस्तुत न किया गया हो अपितु अज्ञातवश मतलब गलती से हो गया जिसके कारण आवश्यक तथ्यों की जानकारी प्रविवरण में प्रकाशित नहीं हो गई हो सके तो भूल की श्रेणी में आएगी। और इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो यदि कंपनी के प्रविवरण में उन समस्त तथ्यों जानकारी का समावेश नहीं किया गया तो जिनका होना वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है, तो ऐसी दशा में प्रत्येक भूल करने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये तक का दंड, आर्थिक दंड दिया जाता है। ठीक है। इसी में दूसरा मिथ्या वर्णन एवं कपट से ऐसे बोला जा रहा है, तो तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत न करना या तथ्यों को सही व उचित ढंग से प्रकाशित न करना या धोखा देने के उद्देश्य से जानबूझकर तथ्यों को गलत वर्णन करना या कुछ तथ्यों को छिपाना आदि क्या है, असत्य एवं कपट कहा जाता है। कपट का उद्देश्य दूसरे पक्षकार को हानि पहुंचाकर स्वयं लाभ लेना पड़ता है। ठीक है। अब इसका क्या परिणाम हो सकते हैं, तो प्रविवरण में असत्य कथन, भूल या छिपाव जानबूझकर या सामान्य प्रक्रिया में हो जाने से ऐसे गलत तथ्यों पर जनता विश्वास कर लेगी और अंशों को क्रय करने हेतु आकर्षित होगी, जिससे अंशों के क्रेताओं या क्षति को हानि हो सकती है। अतः कंपनी की इस लापरवाही के लिए कंपनी या निदेशकों के दायित्व तथा जनता के निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब इसमें पहला दायित्व क्या है, तो दीवानी दायित्व। तो देखिए दीवानी दायित्व होता क्या है, तो कंपनी के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। तो देखिए एक व्यक्ति जिसमें प्रविवरण में प्रकाशित जानकारी के आधार पर कंपनी से संविदा कर लिया है, उसे प्रविवरण में प्रकाशित गलत तथ्यों की जानकारी होने पर कंपनी के विरुद्ध निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। वो कौन कौन सा है, तो कंपनी के साथ की गई संविदा को रद्द करने का अधिकार, कपट के लिए क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, अधिकारियों के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। अब क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार में क्या है, तो संबंधित दोषी व्यक्ति से पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति पाने का पूर्ण अधिकार होता है। अब इसी में देखते हैं हम दूसरा निर्देशकों का दायित्व। तो कथन, तो प्रत्येक दोषी निर्देशक या अन्य अधिकारी को प्रविवरण में असत्य कथन का दोषी है उसे 2 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये का अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब इसी में है कपटपूर्ण कथन की दशा में, तो यदि कंपनी का कोई अधिकारी जो जानबूझकर कपट करता है तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये तक अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब इसी में है आपका प्रविवरण की आवश्यकता एवं महत्व कब पड़ी, तो देखिए प्रविवरण जनता का तृतीय एवं महत्वपूर्ण प्रलेख है। ऐसी प्रत्येक कंपनी जो अंश पूंजी वाली पब्लिक कंपनी है जो जनता को अंश पूंजी के लिए आमंत्रित करती है उसके लिए प्रविवरण या प्रविवरण का स्थापन या प्रविवरण पत्र का निर्गमन करना आवश्यक है। चूँकि प्रविवरण एक ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी के संबंध में समस्त जानकारियां संक्षिप्त में और स्पष्ट रूप से सही दी जाती है, तब इसका अध्ययन करके ही आम जनता कंपनी की स्थिति से अवगत होती है और पूंजी लगाने के लिए विचार करती है। ठीक है। अब देखिए अतः अंश पूंजी प्राप्त करने के लिए प्रविवरण का निर्गमन अत्यंत आवश्यक है। देखिए अब प्रविवरण ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक कंपनी अपनी जानकारी जनता तक क्या करती है, पहुंचाती है। प्रविवरण में भी कंपनी के संबंध रखने वाले समस्त पक्षकार जैसे क्या क्या हो सकते हैं आपके, बैंक, अभिगोपक, दलाल, अंकेक्षक, ऋणदाता, निवेशक आदि की विशिष्ट जानकारी रहती और इसके साथ ही साथ अंश पूंजी, ऋण पूंजी, तुलन पत्र आदि की भी जानकारी रहने के कारण प्रत्येक निवेशक, जनता, बैंक, सरकार आदि सभी के लिए प्रविवरण का विशेष महत्व है। अब देखिए विद्यार्थी प्रविवरण को भली भांति समझने के लिए अपने विद्यालय की विवरणिका का अवलोकन करेंगे जिसमें विद्यालय में फीस, स्टॉक, अध्ययन व्यवस्था आदि की जानकारी होती है। उसी प्रकार कंपनी के प्रविवरण में कंपनी की आवश्यक जानकारी का समावेश किया जाता है। लास्ट चलते हैं हम क्या, तो स्थापन्य प्रविवरण। तो देखिए स्थापन्य प्रविवरण जैसे नाम से स्पष्ट है कि
निर्गमित किया जाता है। ठीक है, प्रविरण के स्थान से निर्गमित किया जाता है। किसी भी अंश पूंजी वाले पब्लिक कंपनी के लिए प्रविरण का निर्गमन आवश्यक है। यदि कोई कंपनी प्रविरण निर्गमन नहीं करना चाहती है तो उसे अंश के प्रथम आवंटन से कम 3 दिन पूर्व पंजीयक के पास स्थापन्य प्रविरण भेजना आवश्यक है। इस प्रकार ऐसा विवरण पत्र जो प्रविवरण स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है उसे स्थापन्य प्रविवरण कहते हैं। अब इसकी दशाएं क्या क्या हैं? तो यदि प्रविवरण निर्गमन न किया जाए तब स्थापन्य प्रविवरण निर्गमन करना आवश्यक है। कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो जाए तब ऐसी कंपनी प्रायः स्थापन्य प्रविवरण निर्गमित करती है। अब इसका अर्थदंड क्या होता है? तो यदि कोई कंपनी उक्त व्यवस्थाओं के अनुकूल कार्य नहीं करती है तब संबंधित निर्देशक को 1000 रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी में है प्रविवरण का निर्गमन कौन करता है? तो कंपनी द्वारा होता है। ऐसा व्यक्ति जिसे कंपनी के निर्माण में रुचि हो या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके कंपनी के अंशों ऋण पत्रों का निर्गमन किया हो। ठीक है, अब इसी में स्थापन्य प्रविवरण की विषय सामग्री। तो स्थापन्य प्रविवरण का स्वरूप कंपनी अधिनियम की अनुसूची 4 के भाग 1 और 2 के अनुसार भी होना चाहिए, अर्थात प्रारंभिक व्ययों के संबंध में जानकारी, अंश पूंजी के संबंध की जानकारी, निर्देशकों एवं प्रबंध निर्देशकों के संबंध में जानकारी, अभिगोपन के संबंध में जानकारी, अंकेक्षकों के नाम एवं पता संबंधी जानकारी, कंपनी द्वारा क्रय की गई संपत्तियों की जानकारी, महत्वपूर्ण सुविधाओं की तिथि एवं विवरण, यदि कोई व्यापार करना है तो उसकी विस्तृत जानकारी, उन अंशों की संख्या जिन्हें लोगों ने कमीशन पर बिक्री करने के लिए करार किया है, आदि अनेक जानकारियां स्थापना प्रविवरण में दी जाती है। तो हमने ये समझा पूरा क्या? प्रविवरण।